तो बच्चों हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बच्चों मैंने आपकी कॉपीज वगैरह तो देखी है, तो मैंने ध्यान दिया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट जो है उसके क्वेश्चन आप कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि अगर कर भी रहे हैं तो उसमें तुक्के लगे हैं, शायद वो गलत है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो काफी इजी सा टॉपिक है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को थ्योरी शायद कवर नहीं की गई है या क्या प्रॉब्लम है, मेरे को पता नहीं। तो आप बच्चों देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक हम क्वेश्चन उठा रहे हैं एग्जाम का, तो आप इसको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है एग्जाम में, लिखा है फॉर द कर्व। फॉर द कर्व, कर्व बच्चों आपको दिया गया था y की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, ऐसा कुछ कर्व दिया गया था, ठीक है। और पूछा गया था द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट, the subnormal at any point is constant. The subnormal at any point is constant. फिर पूछा गया है the value of n, the value of n must be, the value of n must be, a पार्ट है आपका 2, b पार्ट है आपका 3, सी पार्ट है आपका 0, डी पार्ट है आपका 1। तो ये चार आपसे जवाब दिए गए थे और ये क्वेश्चन गलत है। तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो आप लोग को ये पता हो कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। ये हर बच्चा जानता है कि कर्व की इक्वेशन दिया हो, उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लो तो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, -1/m1 कर दो तो नॉर्मल का स्लोप आ जाता है। लेकिन एग्जाम में उन्होंने नॉर्मल थोड़ा ना पूछा है, उन्होंने कहा है कि किसी भी पॉइंट पे जो डाला गया सब नॉर्मल है वो कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी ताकि वो सब नॉर्मल आपका कांस्टेंट बना रहे। तो बच्चों अगर हम किसी भी पॉइंट पे सब नॉर्मल करते हैं तो उस पॉइंट को तो हमको एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो लेट्स से हम उस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, द पॉइंट इज h, k, द पॉइंट इज h, k, इसको आपने एज्यूम कर लिया। और बच्चों जो सब नॉर्मल होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, तो आदित्य आप बता सकते हैं सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट क्या होता है वो, एट एनी पॉइंट? सर y1 into dy by dx of x1 y1। हाँ, तो उसको किस तरह से लिखते हैं? लिखते हैं मॉडुलस लिखा लेते हैं, और मॉडुलस के लिए अंदर लिखते हैं अगर हमें h, k पे सब नॉर्मल लिखना है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? उसका y कोऑर्डिनेट है k into dy by dx of m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों ये जो बेसिकली वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है सब नॉर्मल की। तो आदित्य बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा। यस सर, 1 मिनट। हाँ हाँ, ताकि एग्जाम में आपसे दोबारा क्वेश्चन आए वो भी इसी तरह का होगा। सब नॉर्मल के क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कुछ और वजह से ऊपर नीचे हो गए हो, लेकिन क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। तो क्वेश्चन तो आपके पास लिखा ही हुआ है, अगर आप इसको कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। सर 2। तो इसका आंसर आपने बताया है 2। तो आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तुमने कहा कि सर इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि सर हमने सबसे पहले यहाँ पर dy by dx निकाला। तो सर जब हम dy by dx निकालेंगे तो वो बेसिकली निकल करके आएगा a की पावर n माइनस वन अपॉन n टाइम्स y की पावर n माइनस वन, ये निकलेगा। तो बच्चों ये तो हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने टेंजेंट का स्लोप तो आपको क्लियर कर दिया। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बेटा जो नॉर्मल का स्लोप होगा, अगर हमको चाहिए होता नॉर्मल का स्लोप तो हम क्या लिखते? हम नॉर्मल का स्लोप लिखते हैं -ny की पावर n माइनस वन अपॉन a की पावर n माइनस वन। लेकिन ये हमें चाहिए नहीं, हमें तो सब नॉर्मल किसी पॉइंट पे कांस्टेंट करना है।
और सब नॉर्मल की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि आप मॉडुलस के अंदर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, दैट इज k, और टैंजेंट का स्लोप लिखेंगे। तो दिस इज a की पावर n-1 अपॉन n टाइम्स y की पावर n-1। अगर बच्चों इस वैल्यू को आप देखेंगे तो इस वैल्यू को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट कब हो सकती है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बच्चों कांस्टेंट कब हो सकती है, कैसे पहचाना बेटा कि n की वैल्यू यहां पर 2 आएगी? सर इज इक्वल टू सी किया। हाँ, क्योंकि आप इस वैल्यू को किस पे निकालेंगे, आप इस वैल्यू को निकालेंगे एट पॉइंट h, k। तो जब आप इस वैल्यू को एट पॉइंट h, k निकालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, k की पावर n-1। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो सब नॉर्मल आप h, k पे निकाल रहे हैं, तो आपने जहां y है वहां k की पावर n-1 हो गया, मतलब y हट गया। तो क्या किया बेटा तुमने, तुम कहोगे कि सर इसको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो सर यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पर कांस्टेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, सर मॉड खोलना। नहीं तुमने 2 बताई कैसे, 2 किस तरीके से बताई है वैल्यू? सर इक्वल टू सी कांस्टेंट पुट किया, इसको सी, अच्छा, इसको फिर इक्वल सॉल्व टू किया एन के लिए। ओके। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो k पॉइंट है, k तो वेरिएबल पॉइंट है, तो आप वेरिएबल पॉइंट को हटा दो, तो वेरिएबल पॉइंट जैसे ही हटेगा तो अपने आप एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो बच्चों वेरिएबल पॉइंट को हटाने के लिए आप n की वैल्यू 2 डाल दो। तो जैसे ही n की वैल्यू 2 डालोगे तो नीचे से k और ऊपर से k ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी a की पावर n-1 अपॉन n, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो बेटा इस तरह से आपने n की वैल्यू 2 सोची होगी, ये करने का इसका तरीका है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, मैं ठीक दूसरा है, मेथड से कराया। हाँ हमने इसी स्टेप में खत्म कर दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस स्टेप से ज्यादा कोई स्टेप नहीं ले रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो बच्चों इसकी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the shortest distance between the curves आपके कौन कौन से हैं, y square equal to 4x and x square plus y square minus 12x plus 27 is equal to 0। बच्चों ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, इन कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है, वो क्या होगी। आंसर भी दिए गए हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, वो है 2√5 + 3। दूसरा आंसर है √5 - 3। तीसरा आंसर है 2√5 - 3। और चौथा आंसर है आपका NOT, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो हमसे पूछा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। एक आपका पैराबोला है, और अगर आप ध्यान से देखें दूसरी आपकी सर्कल की इक्वेशन है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो कैसे सोचोगे बेटा, कहोगे सर सबसे पहले हम पैराबोला के लिए सोचते हैं, कुछ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि सर हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताया जाता है कि सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए, उससे कुछ बातें जल्दी समझ में आती है। तो ये आपका पैराबोला का डायग्राम है जिसमें इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a आपका 4 हो जाता है, यानी a की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पैराबोला पे कोई पॉइंट लेना है और सर्किल पर कोई पॉइंट लेना है, और एज सच ऐसा लेना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो। अगर बच्चों आप सर्किल इक्वेशन तो जानते ही हैं, तो सर्किल का सेंटर क्या लिखेंगे, 2g इज इक्वल टू -12, और f आपका 0 है और c आपका 27 है। तो बच्चों जो सर्किल का सेंटर होता है
वो होता है -g, -f। यानी सर्किल का सेंटर कितना निकल के आया, वो आया 6,0। 6,0। और सर्किल की जो रेडियस है वो भी आप लोगों को पहले से पता होती है, √g² + f² - c, यानी कि हो गया 36 - 27 √9 3। 3 यूनिट्स। तो बच्चों आपको ये तो पता ही पड़ गया कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 3 यूनिट्स, जिसकी रेडियस है 3 यूनिट्स, और सर्किल का जो सेंटर है वो 6,0 पे है। तो अगर आप सर्किल को ट्रेस करेंगे तो सर्किल को भी ट्रेस किया जा सकता है। सर्किल का सेंटर काफी दूर है, 6,0 पे उसका सेंटर है, और सर्किल की रेडियस अगर 3 है तो आप सर्किल बनाने की कोशिश करिए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। ये सर्किल मैंने ऐसे कुछ बनाने की कोशिश की और ये सर्किल बनकर के प्रिपेयर हो गया। और ये जरूर याद रखिएगा, जो सर्किल की रेडियस है वो हमें गिवन है, वो 3 यूनिट्स है। सर्किल की जो रेडियस है वो हमें पता है, उसको भूलिएगा नहीं, वो 3 यूनिट्स है। अब बच्चों हम लोग को करना क्या है, इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। और बच्चों कभी भी आपने प्लेन्स में पढ़ा होगा, 3D में पढ़ा होगा कि कभी भी दो लाइंस के बीच में या कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा ही डिस्टेंस होती है, जो दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर। तो बच्चों सर्किल में अगर आप किसी परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो सर्किल में परपेंडिकुलर क्या होगा, वो टेंजेंट का नॉर्मल होगा। सर्किल में अगर आप कोई भी लाइन कंसिडर करते हैं जो सर्किल में टेंजेंट का परपेंडिकुलर हो, तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होगा। और नॉर्मल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल ही क्या होगा, नॉर्मली एक ऐसी लाइन होगी जिसके बारे में हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट यही है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी लाइन के अलोंग होगी, वो नॉर्मल वाली लाइन के अलोंग ही लाइन फ्लाई करेगी। ये होगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको मैंने जस्ट अभी एक ब्लैक कलर से मार्क किया, यही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होगी। अब आपको करना ये होगा कि आपको एक पॉइंट ये वाला निकालना पड़ेगा, एक पॉइंट ये वाला निकालना पड़ेगा। कोई तो स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ेगी, तभी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर दोनों नहीं निकाल सकते तो दोनों में कम से कम ये वाला तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है पैराबोला पे। और किसी भी पॉइंट को पैराबोला पे निकालने का क्या तरीका हो सकता है वो आप अपने दिमाग से सोचिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं जो पैराबोला पे लाई करता है, क्योंकि अगर ये पॉइंट निकल आया तो 6,0 पता है, तो उस पॉइंट की 6,0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी, और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओवरऑल आपको दिखनी चाहिए कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाली, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कंसेप्ट होगा वो वही लाइन होगी जो सर्किल के नॉर्मल से पास करेगी, और कोई लाइन हो ही नहीं सकती। आप भले कोई बना करके देख लो। ओके बच्चों, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। और सर्किल का परपेंडिकुलर मतलब टैंजेंट का परपेंडिकुलर, और टैंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है जो उसके सेंटर से पास करेगा। आई थिंक बच्चों अगर आपको थोड़ा सा पैराबोला पढ़ा है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करेंगे, और अगर आपने कोनिक सेक्शन को पढ़ा है तो वैसे यूज करेंगे। बाय द वे मेरे को तो ज्यादा याद नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस कर्व को पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/y। अब बच्चों हमको पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं x1, y1, बल्कि x1, y1 नहीं एज्यूम करते हैं, हमको पैरामीटर भी पता है उसका t। t² 2at², 2at, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, at², 2at, तो इसका पैरामीटर हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t² 2t। ये p पॉइंट मैंने जनरल तरीके से लिख लिया। अब मैं फाइनली स्लोप तो निकाल ही लेता हूं इस p पॉइंट पे, तो p पॉइंट पे होगा 2/2t, दैट इज 1/t। तो यानी कि p पॉइंट पे डाली गई जो टैंजेंट है, उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो 1/t होगा। लेकिन हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता पड़नी है, तो नॉर्मल के जो होगा वो -t हो जाएगा। और ये नॉर्मल कहां से पास कर रहा है,
6,0 से पास कर रहा है, तो हम नॉर्मल की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। हम तो नॉर्मल की भी इक्वेशन लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ठीक है ना। ओके, बाय द वे अब हमको y क्या is equal to करना, -60. हाँ ओके वेट करो। तो पहले बच्चों आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, कि मैंने सबसे पहले नॉर्मल का अभी पॉइंट P पर क्या निकाला है, क्या निकाला है, स्लोप निकाला है। अब Slope. हम एक काम करते हैं, पहले हम दूसरे नजरिए से सोचते हैं। हम पहले नॉर्मल की इक्वेशन जो है उसके लिए हम ये सोचते हैं कि अगर उसका स्लोप -t है तो वो नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, वो पास कर रहा है t² 2t से। तो पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म से। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब यही जो नॉर्मल है, यही वाला जो नॉर्मल है, ये किसका भी नॉर्मल होगा, ये सर्किल का भी नॉर्मल है। Circle. सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जल्दी ना मचाइए, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये इक्वेशन क्या बन करके आएगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हो, ऐसे लिख दो। अगर ये सर्किल का नॉर्मल है तो ये किससे पास करेगा, ये पास करेगा किससे, ये पास करेगा 6,0 से। तो 6,0 से इसको पास करा दो। जैसे ही आप 6,0 से पास कराओगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वो पैरामीटर निकल के आ जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पैरामीटर यहां से निकलने वाला है। इसको सॉल्व करिए, पैरामीटर की निकालेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी t³ और माइनस का 4t इक्वल टू 0, यानी t कॉमन लेंगे तो आ जाएगा t² - 4 इज इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू आएगी 0 और t की वैल्यू आएगी +-2। तो बच्चों मैंने वो पॉइंट तो निकाल ही लिया, क्योंकि t की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, t की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, t की वैल्यू तो -2 भी ले सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो पॉइंट खूब सारे निकल के आ गए पैराबोला पे, तो हमने कहा उससे क्या है, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। ये पॉइंट अगर तुम t0 डालोगे तो वो पॉइंट कहाँ निकल के आएगा, वो पॉइंट यहाँ निकल के आएगा। और अगर t को तुम 2 लोगे तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा, और t को तुम -2 लोगे तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा। आप चाहे लेकर के देख लेना, ठीक है। ओके, तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे एक तरह से अगर आप देखो। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि t की वैल्यू आपने फाइनली निकाल ली है, और अगर आप t की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आप उस पॉइंट को अब लिख लीजिए फाइनली। तो ये पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं फाइनली, वो पॉइंट क्या निकल के आएगा, ये पॉइंट आ गया, Sir, क्या C निकल के part. आएगा, ओके तो ये पॉइंट हो 4, गया 4, 4,4. 4,4, और ये पॉइंट था 0,0, और ये पॉइंट हो गया 4,-4, ये हो गया। अब तुम कहोगे सर 4,4 की हम एक काम कर लेते हैं, 6,0 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 4,4 की जब √20. हाँ, अब तुम क्वेश्चन का मतलब समझ गए, और क्वेश्चन तुमने कर भी लिया है शायद। तो 4,4 Yes, sir. और 6,0 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो बेटा जब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगी 2 स्क्वायर √5. 4 स्क्वायर, दैट इज 2√5। यस ओके। तो बच्चों आपको फाइनली निकालनी है 2√5 माइनस 3। आंसर इज 2√5 - 3, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट 2√5 - 3। बच्चों ये आपका फाइनल आंसर मैंने टिक कर दिया है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली करना था। ओके, तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, और इस तरह के पैरामीटर्स आपको यूज करने ही होते हैं, और बिना पैरामीटर यूज किए आप जनरल तरीके से करेंगे तो आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट थ्योरी को कवर करते हैं, और नेक्स्ट थ्योरी को कवर करने के लिए यहाँ पर हेडिंग डालते हैं मोनोटोनिसिटी, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं मोनोटोनिसिटी। तो बच्चों मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो नेचर है वो पीरियोडिक नहीं है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो लगातार इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो लगातार डिक्रीजिंग है। ये मतलब होता है मोनोटोनिसिटी का। तो वो अपने नेचर को रिपीट नहीं करता।
कहने का मतलब अगर आप उसमें पूरी थ्योरी कवर करेंगे तो पहले आप ये जरूर लिख लीजिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। आप सबसे पहले ये लिखिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि कई बच्चे बोलते तो हैं इंक्रीजिंग है लेकिन क्वेश्चंस में उसको अप्लाई नहीं करते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने x1 और x2 दो पॉइंट लिए और उस पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना तो उस पे आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू है fx1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू है fx2। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें आपके डायग्राम में x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा तभी होगा जब फंक्शन क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यानी इट इज पॉसिबल if and only if when function is increasing। ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन आपका क्या हो, इंक्रीजिंग। उसी तरीके से बच्चों आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट होता है डिक्रीजिंग का, क्योंकि डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा होता है। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चंस में करते हैं तो क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते, क्वेश्चंस को करते समय इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह सोचने लगते हैं। तो आप डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए थोड़ा अपने मन में टाइम निकाल के उसको भी सोचिए कि अगर आपने दो पॉइंट्स लिए हैं तो अगर x1 पर फंक्शन की वैल्यू और x2 पर फंक्शन की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, तो x1 पे fx1 है, x2 पर उसकी वैल्यू fx2 है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि x2 बड़ा है x1 से, लेकिन जो वैल्यू है वो किसकी बड़ी है, वो वैल्यू fx1 की बड़ी है fx2 से। ये बात आपको ध्यान देना होगा। और ये पॉइंट किसके लिए है, ये पॉइंट है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो आपको ये लाइन लिखने आनी चाहिए, क्योंकि लाइन अगर ये लिखने नहीं आती तो भैया फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, अब हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी और कवर कर लेते हैं। जैसे बच्चों अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स अगर आप ग्रेटर देन 0 कर देते हैं और वहां से जो इंटरवल आएगा उसके लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये तो आप जानते ही हैं। और डिक्रीजिंग के लिए आप एफ डैश एक्स क्या करोगे, लेस देन 0 कर दोगे। लेकिन ये बोलना आसान है, लेकिन एग्जाम में करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप ऐसा सोच लो प्रूविंग के लिए कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है। ये इसका क्लियर कट मतलब होता है। तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है और आपसे पूछा जाए एफ डैश एक्स का नेचर बताओ, तो तुम एफ डैश एक्स क्या करोगे, ओके सर 3x स्क्वायर है। और किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से तो बड़ा है ही और 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मींस एफ एक्स आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग। इसका मतलब जो आप ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, वो क्या वाकई में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तुम कहोगे यस सर होता है, क्योंकि उस पे डाली गई जो टैंजेंट होती है, उस पे डाली गई जो टैंजेंट होती है वो टैंजेंट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव उसका स्लोप। जो स्लोप होता है उसका पॉजिटिव स्लोप होता है। कहीं पे भी उसकी टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये देखिए मैं इस पे टैंजेंट पे स्लोप ड्रॉ कर रहा हूं लगातार, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको हर बार ऐसा नजर आएगा कि टैंजेंट का जो स्लोप है वो हमेशा ही पॉजिटिव है।
इसलिए आप किसी को भी डिफरेंशिएट करके तुरंत बता सकते हैं कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा? y इज इक्वल टू एक्स क्यू। ओके, ये तो हमेशा के लिए ही है, लेकिन सारे फंक्शन पूरी तरीके से थोड़ा ना होते हैं हमेशा के लिए। कभी कभी कुछ फंक्शन कुछ इंटरवल्स के लिए भी होते हैं, कहीं पे इंक्रीजिंग कहीं पे डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो इंटरवल्स पे बेस्ड ज्यादा होते हैं। मतलब कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता कि हमेशा ही वो इंक्रीजिंग हो। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स। आपसे पूछा जाएगा ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। तो बेटा क्या तुम इसका जवाब बता सकते हो, ये कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा? सर 1 मिनट। हाँ हाँ, आराम से बताओ। तो बच्चों उसका हम लोग भी एफ डैश एक्स निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। सर एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस टू इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ओके, -6। चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका फाइनली एफ डैश एक्स कैसा दिखाई देता है। जस्ट वेट। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, और ये -1 आ गया। प्लस अब इसका नहीं करेंगे उसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों जो आपका एफ डैश एक्स आएगा उसमें e की पावर -x कॉमन ले लो और ये हो जाएगा -6 -2 +1। तो आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो e की पावर -x हो जाएगा -x -1। दैट मीन्स e की पावर -x माइनस कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा x +1। तो बच्चों आपका जो एफ डैश एक्स है वो फाइनली निकल के आया है -e की पावर -x x+1। ये निकल गया। अब बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको देखना होता है, क्वेश्चंस इससे ज्यादा टफ नहीं आते हैं मेंस में। तो अब एफ डैश एक्स को पॉजिटिव करिए तो ये हो जाएगा -e की पावर -x x+1। इसको आपने पॉजिटिव कर, फिर आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा e की पावर -x। ये हो जाएगा e की पावर -x और ये हो गया x+1 <0। क्योंकि इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे वो रिवर्स हो जाती है। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स यहां से रिजल्ट निकल के आया कि x+1 <0। इसका मतलब x आया आपका -∞ से -1। तो इसमें फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बच्चों मैंने यहां से आपको निकाल के दे दिया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर। ठीक है, -∞ से माइनस। और बच्चों जब आप इसका रिवर्स काम करेंगे यानी कि एफ डैश एक्स को आप <0 करेंगे तो e की पावर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डाल दीजिए, <0 कर दिया। अब माइनस की वजह से वो पलट जाएगा, <0 हो गया। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि जो x बिलोंग करेगा -1 से इन्फिनिटी उसमें फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन काफी आसान था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टफ नहीं आते हैं। मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि टफ भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चंस सिर्फ दे दिए जाते हैं, कोई इंटरवल का जिक्र नहीं किया जाता, बस ऐसे ही पूछा जाता है ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी रिजल्ट को इंटरप्रेट नहीं करते।
तो डिफरेंशिएट करना तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपके किए होने चाहिए एक बार विथ थ्योरी। अगर वो नहीं किए होंगे तो आपको एग्जाम करने में दिक्कत होगी। उसके बाद ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन पाई प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एल एन ई प्लस एक्स। ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन पाई प्लस एक्स एल एन ई प्लस एक्स। ये क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जा रहा कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, नहीं है, या ऑलवेज इंक्रीजिंग है या ऑलवेज डिक्रीजिंग है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसमें पूछी जा रही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बिना सोचे समझे इस फंक्शन को तो आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है। नीचे वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, तो उससे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पाई प्लस एक्स हो जाएगा, और पाई प्लस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन, यहां डिनोमिनेटर में ई प्लस एक्स आ जाएगा। आई थिंक ये स्टेप सभी को क्लियर है। उसके बाद आप नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एल एन ई प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों आप एफ डैश एक्स प्रॉपर अपनी तरीके से निकालिए, इसमें हमारी आपको कोई हेल्प नहीं पड़ेगी, आप अपनी तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये नजर आएगा आपको e प्लस एक्स टाइम्स एल एन ई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स टाइम्स एल एन पाई प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई प्लस एक्स ई प्लस एक्स एल एन ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है। अब बच्चों इससे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले आप ये जस्टिफाइड करिए कि ई बड़ा होता है कि पाई बड़ा होता है। तो आप कहोगे सर पाई बड़ा, तो हमने कहा दोनों तरफ एक्स ऐड कर दो, तो ई प्लस एक्स लेस देन पाई प्लस एक्स, आप ये कह सकते हो। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है ये ज्यादा बड़ी है और ये वैल्यू कम बड़ी है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि एफ डैश एक्स आपका जो है वो नेगेटिव है। एफ डैश एक्स जो है आपका नेगेटिव है, क्योंकि पाई प्लस एक्स ई प्लस एक्स से बड़ा है। तो एफ डैश एक्स क्या है आपका, नेगेटिव है। दैट मीन्स अब आप ये समझ लो कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बस इससे इतना ही इंटरप्रेट किया जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसको डिफिकल्ट ना समझिए। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी मेंस का ही है, और पता नहीं कितनी बार मेंस में घुमा घुमा के पूछा गया, बस इंटरवल बदलते रहते हैं। उसको आप करने की कोशिश करिए, मैं आपको देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका फंक्शन है, द फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंक्रीजेस इफ। 4 आंसर आपके पास दिए हैं। ए पार्ट x लाई करता है 0 से पाई बाय 8, बी पार्ट x लाई करता है पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 8, सी पार्ट x लाई करता है 3 पाई बाय 8 से लेके 5 पाई बाय 8, और आपका जो डी पार्ट है उसमें जो x होता है वो लाई करता है 5 पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 4, और फंक्शन है आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। पूछा है कि ये इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा। आप आराम से सोचिए, बताइए।
इसका आंसर बी पार्ट है बेटा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपने जितनी देर करने में समय लगाया आपने इसका आंसर सही बताया, इसका आंसर एग्जैक्टली बी पार्ट है। तो बी पार्ट पे आप टिक लगा सकते हैं, आपको मार्क्स अवॉर्ड कर दिए गए। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो आपके पास जो fx था वो शॉर्ट में आप देख लीजिए आपने कैसे किएगा। सर उसको डिफरेंशिएट साइन करने पे की माइनस साइन पावर, 4x आता है। हाँ इसका डिफरेंशिएशन मैंने हर बच्चे को रटवा रखा है क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो उसका डिफरेंशिएशन होता है -sin4x और कुछ होता ही नहीं। अब बच्चों अगर आप इंक्रीजिंग के लिए करेंगे तो आप कहेंगे जो आपका f' है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स sin4x जो है वो लेस देन 0 हो गया, मतलब sin4x आपका क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। और किसी का भी साइन अगर नेगेटिव है तो बच्चों इसको तो देखना काफी आसान काम होता है, क्योंकि आप अगर ग्राफ जानते हैं तो ग्राफ से डायरेक्टली भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ग्राफ से आप डायरेक्टली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। तो बच्चों आप इसको ऐसे सोचते हैं कि किसी भी एंगल का साइन अगर नेगेटिव है तो वो एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा, वो एंगल लाई करेगा पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में। दैट मीन्स x कहां से कहां तक लाई करेगा, x लाई करेगा π/4 से कहां तक, π/4 से 2 π/2 के बीच में। 2 अब बच्चों π/4 से π/2 का तो कोई इंटरवल दिया ही नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि π/4 से π/2 के बीच में 3π/8 पड़ता है, π/4 से π/2 के बीच में 3π/8 पड़ता है। तो 3π/8 जो है वो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर आप इससे भी नहीं समझ पाते तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इस ग्राफ को देख करके क्या करते हैं, वो sin4x का भी ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि sin4x का ग्राफ भी बनाना बहुत बड़ा काम नहीं होता उनके लिए, क्योंकि इतना ज्यादा वो पढ़ चुके होते हैं कि वो ग्राफ तुरंत बना लेते हैं sin4x का और उससे भी डील कर ले जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ 0 आएगा, यहाँ π/4 आएगा, यहाँ क्या है π/4 है, sin4x है। तो sin4x के लिए हर x को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा π/8, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 3π/8 और ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये sin4x का ग्राफ है, आप इससे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने आंसर को। और आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा वो रीजन जिसमें वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसके लिए आपको कौन सा इंटरवल निकालना था, ये वाला इंटरवल। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये वाला इंटरवल आपके पास आ गया है, π/4 से 3π/8 के बीच में वो स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग के लिए ये दिखाना था कि sin4x कहां कहां नेगेटिव होगा। तो बच्चों आपको वो इंटरवल यहां से भी नजर आ सकता है कि वो π/4 से जो है 3π/8 के बीच में आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस का। करते चले जाओ, मेंस के सारे क्वेश्चन खत्म करो। hx इज इक्वल टू fx माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस fx का होल क्यूब लिखा है। आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है hx, उसकी वैल्यू है fx माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस fx का होल क्यूब, ठीक है। फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर x, देन अब आपको निकालना है कि ये बताइए कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, क्या इसका आंसर होगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन काफी छोटा दिया गया है, इतने से ही पूछा गया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, सोच के बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो रेगुलर मेथड है, क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो मेंस के क्वेश्चन एडवांस में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट कर लिए जाते हैं,
तो अगर आप इसका रेगुलर मेथड देखेंगे तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें पहले आराम से। तो बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ी बातें आपको और भी क्लियर होगी। ये बच्चों मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर बच्चों आपको दिखाई देगा कि आपने इसमें से एफ डैश एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आया 1 - 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि आप लिख रहे हैं एफ एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम्स एफ एक्स प्लस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको किसकी याद दिलाता है? कहोगे सर इसमें तो ये चीज समझ में आ रही है कि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हर एक्स के लिए क्या होगा? ये हर एक्स के लिए पॉजिटिव होगा। ये हर एक्स के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है। तो बच्चों आपने ये बात ऑब्जर्व कर ली, ये हर एक्स के लिए पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसका मतलब जो आपका एच डैश एक्स है वो किसके साइन पे डिपेंड करेगा? एच डैश एक्स डिपेंड करेगा एफ डैश एक्स के साइन पे। किस पे डिपेंड करेगा? एफ डैश एक्स के साइन पे, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर तो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बच्चों आप कहोगे कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एच डैश एक्स क्या होगा? एक कैसा होगा? एच डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एच एक्स क्या है? अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो एच एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एच डैश एक्स भी नेगेटिव है। इसका मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा तो एच एक्स भी डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, समझ गए? एफ एक्स इंक्रीजिंग देन एच एक्स इंक्रीजिंग। तो बच्चों ये वैल्यू डाल के नहीं करना होता है, ये आपको एक प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। और अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है देन एच एक्स भी डिक्रीजिंग। तो बच्चों ये इस तरह से क्वेश्चन करने का पैटर्न है। इस क्वेश्चन करने के पैटर्न को ध्यान से समझिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन करने का पैटर्न देखिए आराम से कि किस तरह से ये क्वेश्चन रियलिटी में किया जा सकता है। ये क्वेश्चन रियलिटी में कैसे किया जा सकता है, ये बात समझने की कोशिश करिए। समझ रहे हो? yes, समझ गए कि नहीं समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को बहुत ही उल्टा सीधा तरीके से बताया जाता है और वो एग्जाम में कुछ और कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, उसको मैं कुछ और कन्वर्ट करके दे देता हूं। मैं ऐसे दे देता हूं ताकि तुम उसको कर लो। प्रूव दैट फॉलोइंग inequalities, prove that following inequalities using monotonicity, मोनोटोनिसिटी को यूज करके, यानी कि एफ डैश एक्स को यूज करके आपको प्रूव करना है। मैं आपको जो दे रहा हूं, क्योंकि हर बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है और गलत कर देता है एग्जाम में। तो बच्चों आपके सामने मैंने जो आपको प्रूफ कर दिया है मैंने आपको दे दिया, आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करिए। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इसको मोनोटोनिसिटी को यूज करके किस तरह से करेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों आप एक काम कर लीजिए, अगर आप इस x को इधर ले आते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x माइनस एक्स। यानी सबसे पहले आप क्या देखना चाहते हैं कि sin x माइनस एक्स क्या हो? वो लेस देन 0 हो। अगर आप ये प्रूफ कर लेंगे sin x माइनस एक्स लेस देन 0 है तो sin x लेस देन x ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा।
तो बच्चों आप क्या करिए, एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए sin x माइनस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस। अब बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो x है आपका 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और अगर x बच्चों 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो cos x कहां से कहां तक लाई करेगा, वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में लाई करेगा। और बच्चों 0 से 1 तक के बीच का नंबर क्या होता है, वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन होगा। और फ्रैक्शन -1 करेंगे तो f' आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन ये कब आ रहा है निगेटिव, जब आपका x लाई करता है 0 से π/2 के बीच में। और बच्चों अगर f' नेगेटिव है तो यानी आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, f' अगर x अगर नेगेटिव है तो आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। और बच्चों अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन समझ गए हो तो उसका ग्राफ तो आप सोच ही सकते हो कि डिक्रीजिंग फंक्शन का सर ने ग्राफ कैसे बनाया था। अब एक काम करो, अब आप 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। जो आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को पहले लिखिए, फंक्शन है आपका sin x माइनस एक्स। आप क्या करिए, इसकी वैल्यू निकालिए पहले आप 0 पे। जब आप इसकी 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो 0 पे वैल्यू आएगी इसकी 0। 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो दैट मीन्स ऐसा ग्राफ कुछ होना चाहिए। और अगर 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करें 0, 1, 2, 3, तो π/2 भी 0 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ही करेगा। तो अगर हम 0 पर उसकी वैल्यू हमें 0 आ रही है तो अगर हम उसके आगे बढ़ेंगे तो उस पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, आगे वाले एक्स पर, उस पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। यस सर। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स f(x) क्या हो जाएगा, 0 पर अगर उसकी वैल्यू 0 है तो f(x) आपका क्या हो जाएगा, f(x) इज निगेटिव हो जाएगा। f(x) आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको इंटरवल लेना है 0 से π/2 तो 0 से π/2 के बीच में अगर आप π/2 वाला इंटरवल ध्यान से देखें तो 0 से π/2 वाले इंटरवल को ही आपको मार्क करना है। और 0 से π/2 वाले इंटरवल में 0 के बाद, यानी कि 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ये बात आप ध्यान से देखिए, ये देखिए नेगेटिव वैल्यू, ये है नेगेटिव वैल्यू। क्योंकि आपको 0 से π/2 का ही इंटरवल देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। तो 0 पर अगर उसकी फंक्शन की वैल्यू 0 है तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी अगर हम x लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स आपका जो एक इंटरवल है 0 से π/2 के बीच में, जो आपका फंक्शन है sin x माइनस एक्स, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा, जब x लाई करता है 0 से π/2 के बीच में। तो बच्चों आपने यहां से प्रूव कर लिया कि sin x लेस देन x है। लेकिन बच्चों आप ये स्टैंडर्ड याद ही नहीं रख पाते हो, क्योंकि जब लिमिट्स में यूज होना होता है तो आप क्या करते हो, उल्टा लगा देते हो। तो उल्टा मत लगाना, इसलिए आपको ये स्पेशल ये बात बता दी गई है, क्योंकि ये बात कोई बताता नहीं है इसको बहुत कॉमन तरीके से, लेकिन क्वेश्चंस में यूज कर दिया जाता है। और हर कोई ऐसे यूज करता है जैसे वो जन्म से सीख के आया हो, लेकिन वो रियलिटी में जनरेट कहां से होता है, वो होता यहीं से। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप x माइनस 10x देखें, अगर आप x माइनस 10x देखें तो उसको भी आप एक नया फंक्शन बना लीजिए। और अगर x माइनस 10x नेगेटिव हो जाएगा तो भी आपकी बात प्रूफ हो जाएगी। तो बच्चों आप क्या करिए, एक नया फंक्शन बना लीजिए, वो है x माइनस 10x। ठीक है, एक नया फंक्शन, इसका नाम बदल दीजिए, इस फंक्शन का नाम दे दीजिए gx, वो है x माइनस 10x। अब आप g डैश x निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अगर आप g डैश x को थोड़ा सा और ध्यान से लिख लें तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर की x की वैल्यू होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो आपका जो g डैश x है तो वो आएगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स।
यानी बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो tan स्क्वायर एक्स है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से जी डैश एक्स आपका नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स जी एक्स आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग है। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो आप बनाना जानते ही हैं, लेकिन बनाने से पहले आप इस फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो है x माइनस टेन एक्स, और अगर आप इसकी जीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। आप निकाल के चेक कर लो, जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए, ऐसा बनेगा। इसका मतलब जीरो पर उसकी वैल्यू क्या है, जीरो पर उसकी वैल्यू जीरो है। अब पाई बाई टू यहां पर कहीं होगा, क्यों भाई, पाई बाई टू कहीं पे भी होगा, क्योंकि पाई होता है 3 बाई, मतलब 1 के आगे कहीं पे भी हो सकता है पाई बाई टू, उसको 1 के आगे बना लो भले, जस्ट वेट। तो यहां पर कहीं पाई बाई टू होगा, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में आप कोई भी अगर एक्स लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स जो आपका जी एक्स है वो लेस देन जीरो है जब एक्स बिलोंग करता है जीरो से पाई बाई टू। दैट मीन्स एक्स माइनस टेन एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया जब एक्स बिलोंग करता है जीरो से पाई बाई टू। इसका मतलब आपको जो दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी वो भी आइडेंटिटी प्रूफ होगी। दैट मीन्स बच्चों अब आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि साइन एक्स लेस देन एक्स होता है और एक्स लेस देन टेन एक्स होता है, लेकिन कब, जब एक्स लाई करता है जीरो से पाई बाई टू के बीच में। इसको पता नहीं कितने क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, लेकिन लोग इसको बताते नहीं है कि ये आया कैसे है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इसको फिर कभी भूलेंगे भी नहीं और क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आप इसको बिल्कुल 100% वाले तरीके से इसको याद रखेंगे। समझ में आया बेटा कैसे प्रूफ किया? यस सर। तो बच्चों अब आपको एक क्वेश्चन करना होगा बच्चों, रेडी हो जाइए, एग्जाम का क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आप खुद करेंगे। और ये आइडेंटिटी तो आपको 100% लर्न हो गई होगी एज अ स्टैंडर्ड, ये बच्चों एज अ थ्योरी में इन्वॉल्व होती है कि साइन एक्स लेस देन एक्स होता है और एक्स लेस देन टेन एक्स होता है व्हेन एक्स बिलोंग टू जीरो से पाई बाई टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, बताने जा रहे हैं। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए बच्चों, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 256 इन, कोएफिशिएंट निकालना x की पावर 256 का, 1 माइनस एक्स की होल पावर 101 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 100। बच्चों आपको उसमें x की पावर 256 का कोफिशिएंट निकालना है। आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद कर लें तो काफी अच्छा काम रहेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, शायद आपको हो सकता है याद आ गया हो कहीं ना कहीं। चार आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक में है 1 माइनस एक्स की पावर 101, तो उसकी एक पावर बस आप कम कर दो, बाकी आपको खुद नजर आएगा कि 1 माइनस एक्स
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं पावर 100 की तरह, क्योंकि बच्चों आप ये जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है। तो बेसिकली बच्चों अब आपको समझ में आना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, उसके ऊपर फोकस करना है। एक्स की पावर 256 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म सोचते हैं, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, एक्स की यानी 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा, इंटू ए की पावर आर। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मुझे x की पावर क्या चाहिए, 256 चाहिए। तो x की पावर 256 कब आ सकती है, ये आपको सोचना पड़ेगा, और साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि बाहर 1 माइनस एक्स भी है, यानी बाहर से एक x भी मल्टीप्लाई होगा तभी वो x की पावर 256 बनेगा। तो आप एक काम कर लो, बाहर से जो एक x मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर वाला जनरल टर्म, ये कंबाइन करके आपको 256 बनाना है, यानी अंदर वाले टर्म को आप क्या कर लो, 255 बना लो, यानी x की पावर 3r को आप 255 के बराबर, मतलब जो उसकी पावर है 3r, उस 3r को आप क्या कर दो, उस 3r को आप कर लो 255। तो यहां पे r की किस वैल्यू पे ये 255 होगा, 3 8 जा 24, सर 85। 85। तो r की पावर 85 जब होगी, मतलब r जब 85 होगा तब ये x की पावर 255 बनेगा, और बाहर से x मल्टीप्लाई होकर के 256 बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए तो कोफिशिएंट तो निकलना आपको बहुत आसान हो गया अब x की पावर 256 का, ठीक है। क्योंकि अगर आप लिखना चाहें तो अब आप आराम से लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कोफिशिएंट लिखने में। तो सबसे पहले अब आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई ऐसी नीड नहीं पड़ेगी। तो बाहर वाला जब x मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो वो अपने साथ -1 लेकर के आएगा, वो अपने साथ -1 लेकर के आएगा। और जब x की पावर 256 बनेगी तो वहां पर वो भी टर्म माइनस के साथ ही आएगा, क्योंकि माइनस एक्स क्यूब है 255, मतलब ये वाला जो जनरल टर्म है ये बेसिकली है 100 CR -1 की पावर r और x की पावर 3r। तो आपने 255 बनाया है तो -1 वहां पे भी आएगा, क्योंकि -1 की पावर 255, समझ गए ना, इंटू यस सर। 100C 85। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया -x को तो उसका एक -1 आया होगा और उसका एक जनरल टर्म आया होगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हो गई 100C85, और 100C85 को आप लिख सकते हैं 100C50, ये भी लिख सकते हैं। तो उसका सही आंसर जो है बच्चों वो ए पार्ट है। इसका सही आंसर ए पार्ट है।